फसल कट चुकी है। हरियाणा में खेत तकरीबन खाली हैं। पशुओं के लिए सूखा चारा तूड़ी के कूप में रख दिया गया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गगनदीप चौहान। फसल कट गई है, लेकिन सियासी फसल को काटने के लिए राजनेताओं की दौड़ लगनी शुरू हो चुकी है और इन्हीं राजनेताओं से हम जमीन पर जाकर बात करेंगे। हमारी इस खास पेशकश नेताजी हाजिर हैं में। आज हम मौजूद हैं कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट जिसका धार्मिक अपने आप में एक बड़ा महत्व है, जहां महाभारत हुई और इसी महाभारत की धरती पर सियासी महाभारत किस तरीके से अपना रंग दिखा रही है, कैसे सत्य और असत्य की लड़ाई का हवाला जिस महाभारत के लिए दिया जाता है, उस लड़ाई को आज के दौर में राजनीति में इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पर चर्चा करेंगे। नेताजी हाजिर हैं में। हरियाणा की राजनीति में लोकसभा चुनावों की रफ्तार की नब्ज को पकड़ने के लिए वर्ल्ड पंजाबी टीवी की टीम मैदान में उतरी तो हमारी पहली मंजिल थी कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट। अलग अलग पार्टियों के उम्मीदवारों की दावेदारी इस सीट पर अपना असर दिखाती रही है। इस सीट का चुनावी इतिहास भी काफी दिलचस्प है। 1998 के बाद से कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट के मतदाता ने किसी भी राजनीतिक दल को लगातार 2 बार संसदीय चुनाव जिताने का एक ट्रेंड अपनाया हुआ है, पर इससे आगे वो किसी को बढ़ने नहीं देते। जी हाँ, 2 बार जीत, लेकिन हैट्रिक नहीं। कैलाशो सैनी इनेलो से 1998 और 1999 में कुरुक्षेत्र से सांसद चुनी गई। वहीं 2004 और 2009 में कांग्रेस के उम्मीदवार नवीन जिंदल को लोगों ने मौका दिया। 2014 में मोदी लहर से कुरुक्षेत्र भी अछूता नहीं रहा और भाजपा के उम्मीदवार राजकुमार सैनी और 2019 में नायब सिंह सैनी इसी सीट से सांसद चुने गए। 2024 की राजनीतिक गर्मी कुरुक्षेत्र की इस सीट पर भी मौसमी तपिश के बीच अपना असर दिखा रही है। इस लोकसभा सीट में 2 जिला मुख्यालय हैं, कुरुक्षेत्र और कैथल। कैथल जिले के गांवों में इन दिनों गाड़ियों के काफिले लगातार पहुंच रहे हैं। कोशिश है गांव के लोगों को अपने साथ मिलाने की। वैसे भी हरियाणा में चौधर की लड़ाई का आगाज गांव से ही होता है। कैथल जिले के गांव तित्रम में पहुंची वर्ल्ड पंजाबी टीवी की टीम भी इस हकीकत को महसूस कर रही है। कुरुक्षेत्र की धरती पर हुआ था महाभारत, एक ऐसी लड़ाई जिसे धर्म और अधर्म की लड़ाई कहा जाता है। महाभारत जिसके कई सियासी मायने भी हैं। और आज जब लोकसभा चुनाव का दौर है तो इसी सीट पर राजनीतिक महाभारत के क्या मायने हैं, राजनीतिक महाभारत की क्या तस्वीर है, इसे समझने की हम कोशिश करेंगे। आपको मिलवाएंगे इस सीट पर अलग अलग उम्मीदवारों से, इस सीट के नेताओं से और हरियाणा की बाकी सीटों के नेताओं से भी। लेकिन आज हम पहुंचे हैं कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट में। तित्रम गांव में अपनी गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचे थे नवीन जिंदल, पेशे से उद्योगपति। इस सीट पर पहले 2 बार सांसद रह चुके नवीन इस बार एक नए बदलाव के साथ आए हैं। ये बदलाव पार्टी का है। 2004 और 2009 में कांग्रेस का हाथ थाम सियासत में आए नवीन इस बार भाजपा के उम्मीदवार हैं। गांव में लोगों के सामने अपने ही अंदाज में नवीन अपनी बात रखते हैं, लोगों के लिए अपनी योजनाओं का खुलासा भी करते हैं। पर साथ ही साथ नवीन जिस बात के लिए आश्वस्त नजर आते हैं वो ये कि शायद लोग उन्हें जाति पाति से ऊपर उठकर अपना वोट देंगे। तो जो है मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि फिर जो है आप एक एक वोट जात पात बिरादरी इनसे ऊपर उठकर आप एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल के निशान के आगे बटन दबा के आप एक एक अपना आशीर्वाद आप हमें देना। बहरहाल अपना भाषण खत्म करके नवीन मंच से नीचे उतरे तो लोगों ने उन्हें एक बार फिर से घेर लिया। इसी बीच नवीन जिंदल से वर्ल्ड पंजाबी टीवी की टीम की मुलाकात उनकी टीम ने कराई। तय ये हुआ कि सवाल जवाब का सिलसिला इस सफर के दौरान गाड़ी में बैठकर ही आगे बढ़ाया जाएगा। वर्ल्ड पंजाबी टीवी देख रहे हैं आप और नेताजी हाजिर की कड़ी में जैसा हमने आपसे वादा किया था, आज हम पहुंचे हैं कुरुक्षेत्र की उस धरती पर जहां हुई महाभारत और जहां आज राजनीतिक महाभारत में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में मैदान पर उतरे हैं नेताजी नवीन जिंदल। सर, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। और आज जो आपने महाभारत की बात की, अब महाभारत भी 18 दिन की हुई थी और अब 18 दिन ही इस चुनावों में बचे हैं जी। तो इस महाभारत के भी 18 दिन ही बचे हैं। बिल्कुल, इस महाभारत के जो 18 दिन बचे हैं सर,
10 साल बाद मैं अगर ये कहूँ कि आपकी वापसी हुई है राजनीतिक रूप से, वैसे आप लोगों से मिलते रहे, आते रहे, बातचीत होती रही, 10 साल के बीच में कुरुक्षेत्र में क्या कुछ बदला आपके लिए? देखिए 10 साल के अंदर गाँव के अंदर मुझे विकास दिख रहा है। बड़े बड़े, जैसे जब हम उस समय जो चौपाल बनाते थे वो छोटी चौपालें बनाते थे, अब ये बड़े बड़े हॉल बने हुए हैं, बड़े बड़े हॉल हैं जिसके अंदर सामूहिक कार्यक्रम किए जा सकते हैं, शादी ब्याह का कार्यक्रम हो सकता है, कोई भी बैठक हो सकती है, सड़कें बेहतर हुई हैं, गाँव के हालात अच्छे हुए हैं। कुरुक्षेत्र के अंदर एलिवेटेड ट्रैक बन रहा है, तो कुरुक्षेत्र के अंदर भी हज़ारों करोड़ लगा करके कई वहाँ पर म्यूज़ियम बन रहे हैं, ज्योतिसर के अंदर म्यूज़ियम बन रहे हैं। तो कुरुक्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से, आध्यात्मिक और धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से उसका विकास हुआ है, नए नए मंदिर वहाँ पर बने हैं। तो ये काफ़ी काम हुआ है और काफ़ी काम करने की और आवश्यकता है। बिल्कुल, काफ़ी काम और ज़्यादा करने की आवश्यकता है, और वो हमेशा रहती है। जब आपके पास एक लोकसभा क्षेत्र रहता है तो जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ा एरिया होता है और बहुत सारी चीज़ें करनी होती है। बिल्कुल, और विकास का काम तो कभी भी नहीं रुकता, किसी भी देश में भी नहीं रुकता, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे जापान हो, चाहे अमेरिका हो, तो विकास तो निरंतर चलता रहता है, क्योंकि हमारी जो नीड्स हैं, हमारी मांगें जो हैं, उनकी कोई लिमिट नहीं है, दे आर अनलिमिटेड। तो इसलिए, और होना भी चाहिए, होना भी ऐसा ही चाहिए। सर, एक जो बड़ी चीज़ चेंज हुई, 10 साल पहले जब आप आए थे कांग्रेस के साथ थे आप, 10 साल बाद आए हैं तो बीजेपी के साथ हैं, क्या उस परिवर्तन का कोई असर, कोई प्रभाव देखने को मिला? देखिए, जो साथी मेरे साथ जुड़े हुए थे वो तो आज भी अधिकतर साथी, मैं कहूँगा कि 60-70% साथी वो जुड़े हुए हैं। बहुत से नए साथी जुड़ गए, बहुत से पुराने साथी जो कि बिछड़ गए थे वो वापस मिल गए, क्योंकि जब पहली बार मेरे पिताजी ने यहाँ से चुनाव लड़ा था 96 में, तो उस समय विकास पार्टी का बीजेपी के साथ गठबंधन था। तो वो बहुत से जो साथी थे उसमें वरिष्ठ साथी, वो उसी में, जब मैं कांग्रेस में आ गया तो वो वहीं रह गए। अब लेकिन वो वापस जुड़ गए हैं। हाँ जी, तो इस तरह मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है। और मेरे लिए सबसे बड़े सौभाग्य की बात ये है कि मैं अपने लोगों के लिए, जो जनता है, जनता तो वही है, तो जनता का मुझे बहुत प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। जहाँ भी जा रहा हूँ सबका बहुत आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। सर, बाबूजी की विरासत को आप संभाल रहे हैं, और जिस तरीके से आपने न सिर्फ ये कहा जाए कि औद्योगिक विरासत को संभाला, अपनी जिम्मेदारियों को, व्यापारिक जिम्मेदारी को संभाला, बल्कि राजनीतिक रूप से भी आप एक्टिव हैं। परिवार के लिए, जिंदल परिवार के लिए जो परिवर्तन का फैसला आपने लिया कि अब ठीक है, अब बहुत हुआ, अब चेंज करना चाहिए, परिवार ने इस पर कैसे रिएक्ट किया? देखिए, ज़्यादातर सभी परिवार वालों ने इसको सराहा, और मजाक में मैं आपको बताऊंगा कि मेरी एक भतीजी है, मेरी भतीजी बोले, उन्होंने कहा कि चाचा ये आपने बहुत अच्छा किया, तो मेरे को लगा, मैंने कहा पहले मैं गलत कर रहा था क्या? तो इसलिए उनको भी अच्छा लगा, क्योंकि आज मोदी जी एक बहुत ही देश के लोकप्रिय नेता हैं, और सभी वर्गों के लोग जो है उनसे जुड़े हैं, तो लोगों के अंदर उनके प्रति एक बहुत विश्वास है। तो इसलिए जब मैंने बदलाव किया तो ज़रूर जो लोग कांग्रेस से जुड़े हुए हैं बहुत नज़दीकी से, और मेरे क्षेत्र के कई लोगों को दुख भी बहुत हुआ। कई लोग बोले कि जी हम तो बहुत रोए कि आप क्यों चले गए, और लेकिन अधिकतर लोग, मैं कहूँगा कि 70 से 80% लोग जो है उन्होंने वो खुश हुए, बोले कि आप सही जगह पे आ गए हो। और मुझे खुद जो है यहाँ पर आकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, जिस तरह से बहुत संगठित है, बहुत ही डिसिप्लिन्ड है, तो मुझे भी काम करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सर, एक चैलेंज आपके लिए कहीं ना कहीं रहता होगा कि इस सीट पर एमपी थे नायब सैनी, उन्हें मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी गई है, मुख्यमंत्री आखिरी वक्त में बदला गया, इन चीज़ों को लेकर अक्सर सवाल होते हैं कि ये बदलाव क्या ज़रूरी था, और जिस तरह से सीट खाली हुई, जाहिर सी बात है कि चुनाव तो होना ही था, और ये सीट खाली हुई, वहाँ पर आपका आना, इसके दोनों पक्ष में आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि आप राजनेता हैं, इस सीट को आप लकी मानते हैं कि नेक्स्ट सीट विल बी सीएम, और या हम ये माने क्योंकि नवीन जिंदल के लिए राजनीति, हमें इतनी तो समझ आती है कि उस तरीके का खेल नहीं है जैसा बाकी लोग खेलते हैं, तो जैसा नवीन जिंदल सोचते हैं राजनीति में, जिस पर्पज़ के लिए वो आए हैं, जिस बदलाव के लिए, जिस परिवर्तन के लिए आए हैं, उसमें इस सीट की भूमिका कैसे देखते हैं? देखिए, कुरुक्षेत्र बहुत ही एक ऐतिहासिक जगह है, और पूरे विश्व में कुरुक्षेत्र का एक अलग ही स्थान है।
क्योंकि महाभारत का युद्ध यहाँ पर हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश यहाँ पर दिया, तो ये गीता स्थली है। तो यहाँ पर इसका बहुत महत्व है। और जो आपने बात कही कि यहाँ से जो सांसद थे नायब सैनी जी, वो आज प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और ये भी बहुत एक बात पॉजिटिव है, क्योंकि लोगों के अंदर, कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र के लोगों के अंदर एक बहुत उत्साह है कि हमारे सांसद अब जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और जो कि पूरे हलके को जानते हैं। और नायब सैनी जी बहुत ही लोकप्रिय भी हैं, वो बहुत अपनेपन से लोगों से बात करते हैं, बहुत ही सहज उनका स्वभाव है। तो ये भी बात बहुत पॉजिटिव। और जब वो मेरे लिए इतनी कैंपेनिंग कर रहे हैं, हर रैली में जा रहे हैं, सब जगह लोगों से मिलते हैं, और बहुत एक्सेसिबल हैं, कोई भी आदमी उनसे संपर्क कर सकता है। वो खुले मंच से बोलते हैं कि चीफ मिनिस्टर का जो घर है वो आपका घर है, आप 24 घंटे कभी भी आप वहाँ पर आ सकते हैं। तो इसलिए उसका मुझे लाभ मिल रहा है। इन्हीं सब बातों का दावा हम नवीन जिंदल के बारे में भी करते हैं। नवीन जिंदल से लोग मैसेज करके उन्हें मैसेज छोड़ देते हैं, तो नवीन जिंदल वापस कॉल बैक करते हैं। उन्हें मिलने जाना होता है तो मिलते हैं। तो हम मानकर चलें कि ये तो अभी शुरुआत है, इससे बड़ी जिम्मेदारी अभी बाकी। देखिए, मेरे लिए कोई भी जिम्मेदारी हो, एक सांसद होकर के एक क्षेत्र के लिए काम करना, और सांसद का काम सिर्फ अपने संसदीय क्षेत्र का नहीं होता। एक सांसद का काम संसद के अंदर महत्वपूर्ण मुद्दों पे जो बहस होती है उसमें हिस्सा लेना, महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाना। तो इसलिए, और अलग अलग संसदीय जो समितियां होती हैं, कमिटीज़ होती हैं, उसके अंदर बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना, तैयारी करके जाना, पढ़ लिख करके जाना, तो बहुत काम होता है। तो इसलिए मुझे पहले 10 साल का अनुभव है, और उस अनुभव से भी मुझे एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, और आने वाले समय में मैं और अच्छे से करना चाहता हूँ। और कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र को मैं चाहता हूँ कि हर लिहाज से वो भारत के अंदर नंबर 1 होना चाहिए, और मैं बहुत यहाँ पर मैं काम करना चाहता हूँ। गांव के अंदर मैं काम करना चाहता हूँ। 900 के से अधिक गांव हैं मेरे संसदीय क्षेत्र के अंदर, तो मैं सबका विकास करना चाहता हूँ, और ख़ास करके युवाओं के लिए। और जो बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए हम चाहते हैं कि लोगों को, युवाओं को ट्रेनिंग मिले। अगर वो ट्रेंड होंगे, आज ट्रेंड लोगों की देश में कमी है। वो आपको कभी ऐसा नहीं मिलेगा कि कोई आदमी ट्रेंड है उसके पास काम नहीं है, चाहे वो अच्छा कारपेंटर हो, प्लम्बर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, फिटर हो, किसी भी ट्रेड का हो, चाहे अच्छा ड्राइवर हो, अच्छा मैकेनिक हो, तो इनकी कमी है। तो अगर हम अच्छी तरह से इनको अगर सिखाएं तो लोग जो है बहुत मेहनती होते हैं, तो वो उनको देश के अंदर भी नौकरियां मिलेंगी, और विदेशों में भी उनको संभावनाएं उनके लिए खुलेंगी। नवीन जी, दुनिया के पहले 100 सबसे अमीर लोग, उनमें आप शामिल। देश की सबसे ये कहा जाए धनी महिला आपकी माता जी सावित्री जिंदल जी। पारिवारिक विरासत, जिंदल नाम लेना अपने आप में बहुत है, उसके आगे बहुत कुछ है जो मैं बयान भी शायद नहीं कर पाऊंगा, इतना कम समय है। लेकिन इस सब के बाद ये माना जाता है कि ऐसे लेवल पर तो लोग किंग मेकर होते हैं, तो फिर खुद क्यों धूप में आना, लोगों से मिलना, इसकी ज़रूरत क्या? नवीन जिंदल को क्यों चुनाव मैदान में उतरकर, गलियों में जाकर, गांव में जाकर लोगों से मिलने की ज़रूरत है, या धूप में घूमने की ज़रूरत है? आराम से आप तो रायगढ़ में, छत्तीसगढ़ में, या अफ्रीका में, या इथोपिया में जहाँ पर आपके प्लांट्स हैं, वहाँ पर आराम से आप टैकल कर सकते थे। तो ये सारा संघर्ष क्यों? देखिए, ये संघर्ष इसलिए कि ये इसमें अच्छा लगता है। एक यहाँ पर लोगों से मेरा संबंध है। जब मैं लोगों के घरों में जाता हूँ तो वो जो है मुझे 28 साल पुरानी, 30 साल पुरानी बाबूजी की फ़ोटो दिखाते हैं, मेरी फ़ोटो दिखाते हैं, जिससे कि मैं अभी से कहीं ज़्यादा अच्छा लगता हूँ पुरानी फ़ोटोज़ में। तो वो अच्छे। सर, एक पॉइंट है, सॉरी मैं बीच में रोक रहा हूँ, आप अभी भी वैसे लगते हैं। थैंक यू। तो इसलिए एक लोगों से एक रिश्ता है, और लोगों से रिश्ता है, लोगों से एक वादा किया हुआ है कि यहाँ पर मैं बहुत कुछ मैं काम करके दिखाऊंगा। तो बहुत से काम मैं कर पाया, लेकिन बहुत से काम करने बाकी हैं। जो आपने कहा कि सेवा तो हम वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन चुनाव लड़ने की जो आपने बात कही, तो मेरे पिताजी ने हमें ये सिखाया कि चुनाव लड़ना जो है वो तो एक बहाना है, एक बहाना है लोगों से जुड़ने का। अगर जब तक हम लोगों के घर नहीं जाएंगे, जब हम लोगों के घर जाते हैं, हाथ जोड़ करके वोट मांगते हैं, उनसे मदद मांगते हैं, तभी उनको हिम्मत होती है हमारे घर आने की भी। वरना बड़े बड़े लोगों के घर जाने में तो मुझे भी डर लगता है, लेकिन जब हम बार बार उनसे मिलते हैं, उनके सुख दुख में शामिल होते हैं,
और उनकी मदद लेने के लिए जब उनके पास जाते हैं तो वो भी बिना संकोच के हमारे यहाँ आते हैं। और जब हमारे लोग हमारे यहाँ आते हैं, हम उनके यहाँ जाते हैं, तो एक पारिवारिक रिश्ता बनता है। एक पारिवारिक रिश्ता बनता है, हम सुख दुख में एक दूसरे के साथी बनते हैं और हम धरती से हमारा जुड़ाव होता है। हमें ज़मीनी हकीकत का हमें पता लगता है कि ज़मीनी हकीकत क्या है, क्या लोगों को समस्याएं हैं। तो यही सब कारण है और लोगों का प्यार है। ये काम ये बहुत मुश्किल है और ये काम कोई आसान नहीं है। एक तो ये, दूसरा जो है, मैं जीवन में कभी भी दर्शक बन के नहीं रहा। मैं कभी जो है क्रिकेट मैच नहीं देखने जाता, या घर पे कोई, मैं क्रिकेट कभी कभी देख लेता हूँ, लेकिन जो लोग होते हैं कि सारा दिन क्रिकेट देखते हैं, मैं क्रिकेट नहीं देखता। मैं चाहूँ, मैं उस समय जो है मैं अपना व्यायाम करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, या मैं खुद अपने खेलने के लिए पोलो भी खेलते हैं? पोलो खेलता हूँ। तो मैं खिलाड़ी हूँ, ठीक है, मैं खेलना चाहता हूँ। मैं खुद जा कर के, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो राजनीति में जाना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन बोलते हैं राजनीति बहुत ख़राब है, ये ऐसे लोग हैं वैसे लोग हैं, लेकिन खुद वो दूर रहना चाहते हैं। या ऐसे लोग जो चाहते हैं कि भगत सिंह हो, लेकिन भगत सिंह पड़ोसी के यहाँ पैदा हो, भगत सिंह खुद के घर में ना हो। तो मैं जो है खुद जो है लोगों के लिए मैं काम करना चाहता हूँ। और जब आप राजनीति करते हैं, राजनीति में होते हैं, बहुत सा आपके खिलाफ जो है बहुत कुछ कहा जाता है, आपके ऊपर कीचड़ उछाला जाता है, तो आपको बहुत हिम्मत भी रखनी पड़ती है और तरह तरह के संघर्ष भी आपको जो है संघर्षों का सामना भी करना पड़ता है। तो वो आप में हिम्मत होनी चाहिए और वो हिम्मत जो है मेरे में कूट कूट के भरी हुई है। ये मेरे पिताजी का आशीर्वाद है, उनका वरदान है कि उन्होंने कहा था कि हमारे जीवन में संघर्ष लिखा है। जब हम संघर्ष करते हैं और ज़रूरतमंद लोगों के लिए करते हैं और अच्छे काम के लिए करते हैं, तो हमें उसके अंदर विजय भी होती है। स्टील जैसी मजबूती अगर मैं कहूँ तो नवीन जिंदल में कूट कूट कर भरी हुई है। सर, अगला पड़ाव आ चुका है, आप लोगों से मिलेंगे। हम भी आपका अभी वक्त ज़्यादा ज़ाया नहीं करेंगे, आपका लोगों से मिलना भी ज़रूरी है। नवीन जिंदल का ये काफिला गांव के सफर को तय करता हुआ आगे बढ़ रहा था। तित्रम के बाद अगला पड़ाव था गांव सारण। हरियाणा के गांव में इस बार चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतरी भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार हालात कुछ अलहदा हैं। सूबा सरकार के 10 साल के कार्यकाल के पूरा होने के बीच मुख्यमंत्री का बदला जाना पार्टी के लिए कैसा रहने वाला है, इसे लेकर कई सवाल हैं। वहीं जमीनी स्तर पर विरोधियों के एकजुट होने का असर भी इस पूरी राजनीतिक लड़ाई में अपना असर दिखा रहा है। नवीन जिंदल सारण गांव पहुंचे तो यहां कार्यक्रम पिछले पड़ाव की तरह खुले में नहीं, बल्कि अंदर हॉल कमरे में था। खास बात यह थी कि महिलाएं भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए आई थी। हरियाणा के गांवों में महिलाओं का पर्दे में रहना अब भी एक आम बात है, लेकिन ये पर्दा घूंघट जैसा नहीं, ठेठ हरियाणवी में इसे मंढासा मारना कहा जाता है, जिसमें सिर से लेकर पूरा चेहरा चुनरी से ढक दिया जाए और सिर्फ आंखें खुली रहें। पर राजनीति की इस तस्वीर को महिला वर्ग किस नजरिए से देख रहा है, ये बहुत कुछ तय करने वाला है। हालांकि स्थानीय विधायक और हरियाणा सरकार में पूर्व मंत्री रही कमलेश ढांडा की इस कार्यक्रम में मौजूदगी भी इन महिलाओं को एक यकीन दिलाती है कि बदलाव तो आ सकता है, यानी पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ सकती है। बहरहाल पर्दे में बैठी महिलाओं ने नवीन जिंदल की बात भी सुनी और पूर्व मंत्री कमलेश ढांडा को भी सुना। एक कार्यक्रम पूरा होने के बाद सारण गांव में ही एक परिवार के साथ दुख साझा करने के लिए नवीन जिंदल पहुंचे। परिवार के सदस्यों के साथ बैठे, बातचीत की और उसके बाद एक बार फिर से रवाना हुआ ये कारवां और हमारे सवालों का सिलसिला भी। नेताजी हाजिर हैं और नेताजी न सिर्फ लोगों से मिल रहे हैं, नवीन जिंदल साहब लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, दुख सुख में भी शामिल हो रहे हैं। एक बार फिर से बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सर, हम स्टील की मजबूती की बात कर रहे थे। नवीन जिंदल साहब के इरादों में, नवीन जिंदल साहब के कार्यशैली में वो स्टील जैसी मजबूती आज भी नज़र आती है और उसी तरीके से नज़र आती है। लेकिन ये जहाँ से शुरू हुआ, जब बाबूजी ने पहली बार आपको टेक्सास से वापस आने के बाद पहला चैलेंज दिया कि जाइए वो प्लांट अपना ठीक काम नहीं कर रहा, उस वक्त कितना बड़ा चैलेंज था? और नवीन जिंदल, क्योंकि वहाँ से स्ट्रगल मुझे लगता है कि आप, या उससे भी पहले अगर बात करें तो टेक्सास यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रेसिडेंट का इलेक्शन फाइट करना, वहाँ से एक पॉलिटिक्स की एक शुरुआत करना,
वो जो स्ट्रगल था और उससे यहाँ तक का सफ़र स्टील में पर्टिकुलरली अगर देखा जाए, आपने अभी, आपको एक बधाई भी बनती है कि आप इंडियन स्टील एसोसिएशन के प्रेसिडेंट चुने गए हैं, उसके लिए आपको मुबारकबाद भी, और ये सफ़र भी जाना चाहिए। थैंक यू। तो अब मैं शुरू करता हूँ यूनिवर्सिटी से। तो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास डैलस में मैंने एमबीए के लिए मैं गया था। तो वहाँ पर मैं अपनी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट गवर्नमेंट का मैं प्रेसिडेंट बना। तो वो काम तो काफ़ी आसान था, वहाँ पर इलेक्शन लड़ना और काम करना, क्योंकि एक बहुत ही एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर था वहाँ पर। और उसके बाद आकर, जैसे आपने कहा कि रायगढ़ मध्य प्रदेश के अंदर जो स्टील प्लांट था वो बहुत संघर्ष कर रहा था, उसके अंदर हर महीने 3-4 करोड़ का उसके अंदर लॉस था। तो मुझे बहुत घबराहट होती थी, लेकिन फिर पिताजी से, बाबूजी से जो है मुझे हिम्मत मिलती थी। बाबूजी बोलते थे तू चिंता मत कर, ये एक दिन ये प्लांट 100 करोड़ रुपए कमाएगा। तो मैं सोचता था ये वैसे ही मेरा मन रखने के लिए ये बात कह रहे हैं कि जो प्लांट साल में 40-50 करोड़ का लॉस कर रहा हो वो कैसे 100 करोड़ कमा सकता है। तो लेकिन मैं सिर्फ 22 साल का था, और उसी समय जो है ये मेरा संघर्ष राष्ट्रीय ध्वज को लेकर के भी 26 जनवरी 93 से वो भी मेरी शुरुआत हो गई कि जब मुझे बताया गया कि आप हर रोज़ जो है तिरंगा झंडा नहीं फहरा सकते। और मैंने कहा कि जब अमेरिका में था मैं अपने स्टूडेंट गवर्नमेंट जो प्रेसिडेंट के ऑफिस में, तो मैंने तिरंगा झंडा दीवार पे बड़ा सा लगा रखा था, और अपने ही देश में मैं अपने देश के झंडे को नहीं दर्शा सकता। तो वो संघर्ष भी शुरू हो गया, और साथ में जो है काम का भी। लेकिन हमेशा जीवन में प्रेरणा मैंने अपने बाबूजी से ली, और जो हमेशा बोलते थे, बोले हमारे जीवन में लड़ना लिखा है, लेकिन जब हम कोई अच्छे काम के लिए लड़ते हैं तो बोले हमारे को ईश्वर का वरदान भी है कि हमारे इसमें सफलता मिलेगी हमें। 2002 का वो वक्त था जब आपने पूरे देश को ये अधिकार दिलाया, जब हर हिंदुस्तानी ये कह सका कि हाँ, अब मैं अपने घर की छत पर अपना तिरंगा झंडा लहराता हूँ। अपने दर्शकों को भी बता दें कि एक बहुत लंबी लड़ाई, देश के राष्ट्रीय ध्वज को आज जब अपनी घर की छत पर लहरा सकते हैं, वो नवीन जिंदल साहब की बदौलत आप ऐसा कर पाते हैं, क्योंकि उन्होंने इसके लिए एक संघर्ष किया। लेकिन नवीन जिंदल साहब, क्या चुनाव में देशभक्ति का मुद्दा एक राजनीतिक मुद्दा होना चाहिए? नहीं, यहाँ तो कोई उस मुद्दे को हम कोई उठा भी नहीं रहे, लेकिन चुनावों के अंदर देशभक्ति तो ज़रूर एक मुद्दा तो है। हम देशभक्ति से प्रेरित होकर के ही चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि हम अपने सपनों के भारत का निर्माण करना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि जैसे जो काम मैं कर सकता हूँ, जो मेरे को अनुभव है उद्योगों का भी, विदेश में रहने का, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो मेन जो प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत है, सिद्धांत तो वही हैं। अगर उन्हीं सिद्धांतों के हिसाब से हम किया जाए तो हम एफिशिएंसी हर काम में लेके आ सकते हैं। सरकार की कार्य प्रणाली के अंदर भी हम पारदर्शिता भी लेकर के आ सकते हैं, और उसके अंदर एफिशिएंसी भी लेकर के आ सकते हैं। तो बहुत कुछ जो है, जो अनुभव बाकी जीवन में है, उसको जो है जीवन में हम उसको देश की राजनीति में भी लेके आ सकते हैं, संसद में लेके आ सकते हैं। और जब भी संसद के अंदर अगर हर वर्ग से अगर लोग आते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड से अगर लोग आते हैं, तो उतना ही जो है संसद जो है उतने ही उनके अनुभवों से जो है और ज़्यादा सभी को उसका लाभ मिलता है। नवीन जी, क्योंकि अब राजनीतिक लड़ाई है, और राजनीतिक लड़ाई में ये कहा जाता है कि जैसे कुश्ती के अखाड़े में कहते हैं कि तकड़े पहलवान को मजा तब आता है जब उसके बराबर का पहलवान मैदान में उतरे, तब वो कहता है कि हाँ, अब हरा के सेटिस्फेक्शन मिली। आपके सामने इनेलो के बड़े नेता अभय चौटाला साहब, कांग्रेस और बाकी सब विपक्षी, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सुशील गुप्ता, दोनों को अगर मैं बड़े उम्मीदवार के तौर पर, और पालाराम सैनी जेजेपी के उम्मीदवार, उनको भी अगर मैं इस लिस्ट में काउंट करूं, नवीन जिंदल अपना दमदार विरोधी किसे मानते हैं? देखिए, वो समय ही बताएगा। और आप ठीक कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के हरियाणा के अध्यक्ष वो चुनाव लड़ रहे हैं, और INLD के, जिनका कि एक बहुत बड़ा बेस रहा है, अभय चौटाला जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। और 2004 में भी उन्होंने यहाँ से चुनाव लड़ा था, और कड़ा मुकाबला हुआ था। तो हमेशा मुकाबला जो है, हमेशा कोई खेल हो, राजनीति का मैदान हो, कोई भी हो, तो हमेशा जो है मुकाबला जो है कड़ा होता है। लेकिन इस बार जिस तरह का लोगों से आशीर्वाद मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, जिस गर्मजोशी के साथ लोग सब जगह स्वागत कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं,
तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी कोसों आगे है बाकी पार्टियों से। तो लगता है शायद अभी काफिला आपका रुका है जी, हम लोग एक बार कंफर्म कर लेते हैं। सवालों का सिलसिला जारी था और नवीन जिंदल भी जवाब दे रहे थे। विरोधियों के दमखम पर चर्चा हो रही थी, पर इसी बीच एक जगह काफिला रुक गया। वजह था विरोध। काले झंडे दिखाए जा रहे थे और साथ ही जारी थी नारेबाजी। ये विरोध करने वाले दावा करते हैं किसान संगठनों के सदस्य होने का, जिनकी नाराजगी नवीन जिंदल के खिलाफ तो शायद कम, पर उनकी पार्टी को लेकर कहीं ज्यादा है। विरोध की तस्वीर सामने आई तो सवाल हमने भी पूछ किए। राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और राजनीति में उतार चढ़ाव की अगर हम बात करें तो खास करके इस बार, क्योंकि 10 साल सरकार भी रही है, राज्य सरकार भी रही है, एक एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर हो जाता है, एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है लोगों में। जो हम बात पहले भी कर रहे थे कि 100% आप किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, वो एक नाराज़गी कहीं ना कहीं रहती है। और इस बार सर हम देख पा रहे हैं कि पंजाब में भी कई जगह किसानों का विरोध जो है, पर्टिकुलरली बीजेपी उम्मीदवारों को लेकर इस तरह का विरोध चल रहा है। तो इस तरह का विरोध करने वालों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राजनीति के अंदर या हमारे प्रजातंत्र के अंदर आपको पीसफुल ढंग से विरोध करने का भी हमारे पास अधिकार है। हमें लेकिन अपना ओपन माइंड रखना चाहिए, हमें सबकी बात सुननी चाहिए और फिर अपना जो है विरोध जो है हम अपना मतदान के अधिकार का प्रयोग करके हमें अपना विरोध दर्ज कराना चाहिए। जिसके हम हक में वोट करेंगे उनको हम समर्थन देंगे, जिनके हम खिलाफ करेंगे उनका विरोध होगा, लेकिन हमें सबकी बात को सुनना चाहिए। सबकी बात को सुनना चाहिए और सबकी बात को सुनने का दम रखते हैं नवीन जिंदल, और सबकी बात सुनते ही नहीं, उन्हें जवाब भी देते हैं, वापस रिप्लाई भी करते हैं। ये बड़ी एक खास बात है। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट को लेकर सर, अब क्योंकि आप 10 साल के बाद वापसी कर रहे हैं, जाहिर सी बात है बहुत कुछ चेंज भी हुआ, बहुत कुछ बदलाव भी आए हैं। आपकी प्लानिंग क्या है? आप क्या नई प्लानिंग लेकर आए हैं? क्योंकि पहला 10 साल का आपका जो कार्यकाल रहा उसमें आपने बहुत सारे कार्य अपने स्तर पर भी किए, जो सरकार से बाहर जाकर भी किए। इस बार क्या नई प्लानिंग? देखिए, इस बार मैं चाहता हूं कि हमारे युवाओं को और ज़्यादा रोज़गार के अच्छे अवसर मिलें। उसके लिए मैं 2 ट्रेनिंग सेंटर्स खोलना चाहता हूं, एक कुरुक्षेत्र के अंदर और एक कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो कि दुनिया के बेहतरीन कौशल विद्या केंद्र होंगे, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स होंगे, और जहां से ट्रेनिंग पाकर मैं चाहता हूं कि अल्टीमेटली 10,000 बच्चे हर साल वहां से ट्रेनिंग पाएँ, और ट्रेनिंग पा कर के ताकि वो अपना जो है उनको लाइन लगा करके भारत में भी कंपनीज़ उनको जॉब ऑफर्स करेंगी और विदेशों में भी, ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में, जापान में, अमेरिका में, कनाडा में, क्योंकि जो हमारे जो कोर्सेज़ होंगे वो इन देशों से मान्यता प्राप्त होंगे। इनसे एफिलिएशन करके उनके जो रिक्वायर्ड कोर्सेज़ हैं वो कंप्लीट करा करके हम इन युवाओं को तैयार करेंगे। सर, बातचीत स्टील उद्योग की तरफ एक बार फिर से चलते हैं, जहां आपने बहुत बड़ी कामयाबी अभी हाल फिलहाल में जिस तरह से, और ये कामयाबी मुझे लगता है कि एक दोहराई गई है। आर्सेलर मित्तल के सीईओ थे जिनको आपने, जो आपसे पहले आईएसए के प्रेसिडेंट थे, और अब आपको ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई, और आर्सेलर मित्तल को ही एक बार पहले बिजनेस के सिलसिले में विदेश में भी जिंदल स्टील्स ने कहीं ना कहीं एक ये कहा जाए कि पछाड़ा था उस वक्त के मुकाबले में। पुरानी बात अगर हम करें 2002 के आसपास की शायद ये बात है, इथोपिया या किसी भारी कंट्री में जहाँ पर आपका प्लान रहना, बोलीविया में जहाँ पर आपका प्लान 2012 की बात है वो जी। अभी इस बार जो स्टील इंडस्ट्री को लेकर और एक बहुत बड़ा प्रेशर है कि कार्बन एमिशन को कम किया जाए, ग्लोबल एक प्रेशर है, इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर भी है। उस तरीके से अगर हम देखें तो नवीन जिंदल कुछ प्लानिंग कर रहे हैं? देखिए, वो उसके अंदर सभी का ये दायित्व बन जाता है कि अपने वातावरण को सुरक्षित रखना। उसके अंदर CO2 एमिशंस को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी सभी इंडस्ट्री की है, और इसमें स्टील इंडस्ट्री की भी एक बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है। तो स्टील के अंदर हम सब प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से हम अपने एमिशंस को कम करें, CO2 एमिशंस को कम करें। तो उसके लिए बहुत सी ये लंबा टॉपिक है, और इस समय जो है आई थिंक उसके लिए आपको एक अलग इंटरव्यू स्टील प्लांट में आके करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल, ज़रूर हम कोशिश करेंगे कि वहाँ भी आकर आपसे बातचीत की जा सके। पर सर, उसी में ये जो सिनेरियो है सारे का सारा, इस सिनेरियो में जब आप एक राजनेता के रूप में भी शामिल हैं, एक व्यवसायी के रूप में भी शामिल हैं, स्पोर्ट्स पर्सन आप हैं ही, आप खेल भी खेलते हैं,
टाइम मैनेजमेंट आजकल कैसे चल रही है? पहले आप कुछ वक्त पहले आपका एक बयान था कि 60% राजनीति में जाता है और 20% के करीब कुछ आप पर्सनल उसमें इंडस्ट्री में और 20% जो है फिर आप स्पोर्ट्स में देते हैं। तो ये इसे कैसे देखते हैं आज की तारीख में, क्योंकि अब बिजी हो चुके हैं आप, किस तरीके से देखते हैं? देखिए अभी तो चुनावों के अंदर जो है 100% टाइम जो है अभी तो चुनाव में हम लगे हुए हैं, जनसंपर्क अभियान में अपने लगे हुए हैं कि जन जन तक अपना संदेश पहुंचे और लोगों को ये एक आशा रहती है कि कैंडिडेट खुद आकर के जो है हमें मिले, वो देखना चाहते हैं कैंडिडेट को, कैंडिडेट के विचारों को सुनना चाहते हैं। तो इसलिए अभी तो समय इसमें लग रहा है, लेकिन आने वाले समय के अंदर मैं जितना भी समय मैं ज़रूरत है यहाँ पर मैं पूरा समय लगाऊंगा और लगा के मैं इस बार मैं बहुत कुछ मैं करना चाहता हूँ। जो मुझे अनुभव हुआ था पहले वो मुझे पूरा अनुभव भी मेरा काम आएगा और यहाँ पे मैं अपने हलके को पूरे कुरुक्षेत्र में कैथल डिस्ट्रिक्ट, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट, उसकी सभी जितने भी विधानसभाएं हैं और मेरे पास यमुनानगर का भी एक हिस्सा है रादौर, तो वहाँ पे सभी पे मैं चाहूँगा कि पूरे देश के अंदर बहुत से पैमानों के ऊपर वो नंबर 1 होना चाहिए। नवीन जी, पंजाब, क्योंकि हमारा ऑडियंस जो है पंजाब में भी है, व्यूअर्स पंजाब में भी, और पंजाब आपका भी आना जाना लगा रहता है। आप दरबार साहिब में परिवार के साथ जाते हैं, मत्था टेकने जाते हैं। गुरु साहिबान की जो शिक्षाएं उनको भी हमें पता लगा कि आप फॉलो करते हैं, भगत सिंह को आप फॉलो करते हैं। किस तरीके से उस सोच को नवीन जिंदल अपनी कार्यशैली में लाने की कोशिश कर रहे हैं, या अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो है, क्योंकि देश में बहुत सारी चीज़ों को लेकर बहुत सारे विवाद हैं, बहुत सारे अलग अलग बहस हैं, नवीन जिंदल कैसे देखते हैं इस सारे सिनेरियो में उस फिलॉसफी को? देखिए पंजाब से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और हरियाणा भी पहले अनडिवाइडेड पंजाब का ही एक हिस्सा था। तो पंजाब और हरियाणा कल्चर जो है हमारा एक ही तरह का कल्चर है और बहुत सी चीज़ें पंजाब हरियाणा से सीख सकता है, बहुत सी चीज़ें हरियाणा पंजाब से सीख सकता है और हमें आपस में, हम पड़ोसी हैं, बहुत अच्छे हमारे संबंध हैं, रिश्तेदारियां हैं हरियाणा में, पंजाब में। और हम जैसे बहुत से वहाँ पर गाँवों का विकास किया है वहाँ के लोगों ने, जो कि अब NRI बन गए हैं, उन्होंने जो है वहाँ से अपना पैसा भिजवा करके अपने गाँवों का बहुत विकास किया है। उस तरह से हरियाणा में भी हुआ है, लेकिन हम और इससे प्रेरणा ले सकते हैं पंजाब के उन गाँवों से। मैं उनको खुद जो है मैं जा कर के मैं देखना भी चाहूँगा। और कई एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस भी पंजाब में बहुत अच्छी हुई हैं और जहाँ तक डेयरी फार्मिंग की बात है, डेयरी भी जो है वहाँ पर पंजाब में बहुत एडवांस्ड है। तो बहुत सी चीज़ें जो है हम एक दूसरे से हम सीख सकते हैं, ताकि सीख करके हम उसको, उन चीज़ों को आगे बढ़ाएं। और जहाँ तक आपने बात कहा कि हमारे पंजाब ने जो है बहुत से वीर देश के लिए पैदा किए, चाहे शहीद भगत सिंह जी हों, और वहाँ पर अमृतसर में गुरु साहिब के वहाँ पर मंदिर में, गोल्डन टेम्पल में हमेशा मैं बहुत बार गया हूँ और वहाँ का आशीर्वाद लेकर के जो है हम काम करते हैं। तो सभी के अंदर जो है हमारे यहाँ सभी जो है का बहुत विश्वास है और सब हम मिल कर के काम कर रहे हैं। सर, पंजाब को लेकर भी सरकार का एक बहुत बड़ा फैसला था, करतारपुर कॉरिडोर, जिसकी बहुत पूरे देश नहीं दुनिया में भी जितने पंजाबी समुदाय था उन्होंने बहुत सराहना भी की। एक डिमांड पंजाब के लोगों की, जो पंजाब के बिजनेसमैन उनकी रहती है कि क्रॉस बॉर्डर ट्रेड अगर ज़्यादा ओपन हो जाए, ज़्यादा ऑप्शंस ओपन हो जाएं। आप क्योंकि बिजनेसमैन भी हैं और पॉलिटिशियन भी हैं, आप इसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए आप ठीक कह रहे हैं कि करतारपुर कॉरिडोर खोलना ये भारत सरकार का, माननीय मोदी जी का एक बहुत बड़ा फैसला है और उससे लाखों लोग, मैं समझता हूँ कि हर महीने जा कर के वहाँ पर दर्शन करके आते हैं। और जो आपने बात कही कि पाकिस्तान और भारत के बीच में अच्छे संबंध हों और अच्छा जो ट्रेड है, ट्रेड और बिज़नेस आपस में हो, तो मैं तो चाहूँगा कि इसके लिए जो है इसके लिए जैसे ही हालात सुधरते हैं तो ये नॉर्मल बात है कि क्योंकि आपस में लोगों का रिश्ता अच्छा है पाकिस्तान और भारत के बीच में भी, लेकिन जो वहाँ पर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो लोग सिर्फ जो है गलत प्रचार करते हैं,
तो मैं समझता हूँ कि वो इस तरह का होने नहीं देना चाहते। वो नहीं चाहते कि भारत से रिश्ते अच्छे हों, लेकिन मैं समझता हूँ कि आने वाले समय के अंदर हम चाहेंगे कि पाकिस्तान हमारे पड़ोसी हैं और पहले हमारे देश का हिस्सा थे। हम तो चाहते हैं कि वो भी खुशहाल हों, संपन्न हो और हमारे अच्छे आपस में रिश्ते हों, अच्छे शांतिप्रिय ढंग से हम रहें। और जितना खर्चा हम टेररिज्म को रोकने के लिए करते हैं, अगर वो जो है वहाँ पर अगर स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म ख़त्म हो जाए तो जो है दोनों देश मिलकर के आपस में रिश्तों को और मजबूत करने के लिए पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़े, आपस में ट्रेड बिजनेस बढ़े आपस में, उसके ऊपर ध्यान दें। लेकिन उसके लिए वो शुरू करने से पहले हालात वहाँ पर नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की आवाम को भी और पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की फ़ौज को भी सोचना पड़ेगा कि लड़ने में कुछ नहीं रखा। भारत बहुत ही एक मजबूत देश है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक बहुत मजबूत देश है और हम जो है शांति चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि आपस में रिश्ते अच्छे हों। तो उसके लिए उन्हें भी प्रयास करना होगा और मैं समझता हूँ जब वो प्रयास करेंगे तो ज़रूर जो है हमारे संबंध बेहतर होंगे। विरोध करने वालों के बीच अपने स्टील जैसे मजबूत इरादों के साथ नवीन जिंदल मैदान में तो उतर गए हैं, पर क्या मंजिल सिर्फ लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बनना ही है या इस बार वापसी का टारगेट कुछ और बड़ा है? ये सवाल भी सीधे सीधे पूछना बनता था। केंद्र सरकार चुनाव में जीतकर तीसरी बार वापसी का दावा कर रही है और इस वक्त हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं वो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त भी हैं। नवीन जिंदल साहब, क्या हम ये मानकर चलें कि वो जो केंद्रीय टीम बनने वाली है इसके बाद थर्ड इनिंग में एक बड़ा चेहरा उसका हमारे साथ इस वक्त इस गाड़ी में मौजूद है? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी में नया हूँ, तो मेरी ऐसी कोई आशा नहीं है और मैं पार्टी के लिए काम करना चाहता हूँ, ग्रास रूट लेवल पे काम करना चाहता हूँ। और अगर मुझे यहाँ से लोगों का मुझे आशीर्वाद मिलता है, मैं एक अच्छा सांसद के रूप में मैं अपने क्षेत्र में काम करना चाहता हूँ। महत्वपूर्ण मुद्दों को संसद में उठाना, उन पे काम करवाना और जो भी कोई जिम्मेवारी है, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं अच्छी तरह से उस जिम्मेदारी को निभाना चाहता हूँ। नवीन जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नवीन जिंदल साहब के साथ ये थी हमारी बातचीत। नेताजी हाजिर। आपको कैसा लगा ये प्रोग्राम हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।